हेलो एंड नमस्कार। आप सब लोगों का स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज का जो अपना मॉक टेस्ट है यह है ज्योमेट्री का। ज्योमेट्री के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। और आज का जो मॉक टेस्ट है ये काफ़ी खास होने वाला है। क्योंकि मैं आपके लिए ज्योमेट्री के वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ जो एग्जाम्स के अंदर मल्टीपल टाइम पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए आज का जो सेशन है अपना ये काफ़ी खास होने वाला है। ठीक है, तो अपन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अपने पास जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है ये बोल रहा है, ये एक्चुअली दोनों लैंग्वेज के अंदर होगा। ये हिंदी में भी होगा और ये इंग्लिश में भी होगा। मैं आपको हिंदी में समझाने वाला हूँ, आपकी जो मर्जी आप उस लैंग्वेज में इसको रीड कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको हिंदी में समझाऊंगा। तो अपने पास जो सबसे पहला क्वेश्चन है ये बोल रहा है, एक वृत्त किसी त्रिभुज एबीसी में अंतर्निहित है। ठीक है, यह भुजाओं ए बी बी सी और ए सी को क्रमशः पी क्यू आर पर स्पर्श करता है। ठीक है, यदि ए क्यू बराबर 4.5 सेंटीमीटर है और पी सी बराबर 5.5 सेंटीमीटर है और बी आर बराबर 6 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज एबीसी का परिमाप ज्ञात करें। ठीक है, तो बेसिकली ये क्वेश्चन बोल रहा है कि एक अपने पास एक त्रिभुज है जिसके अंदर एक वृत्त अंतर्निहित है। ठीक है, तो अपन सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, और इसके अंदर एक वृत्त अंतर्निहित है। ठीक है, ये हो गया वृत्त और इसका नाम है ए और इसका नाम है बी, इसका नाम है सी। ठीक है, और ये बोल रहा है कि ए बी बी सी और सी को आर पी क्यू, तो ये तो हो गया आर और ये हो गया पी और ये हो गया क्यू, इन पर स्पर्श कर रहा है। ठीक है, यदि ए क्यू बराबर 4.5 सेंटीमीटर तो ए क्यू ये कितना है, ये दे रखा है यहाँ पर 4.5 सेंटीमीटर। पी सी बराबर 5.5 सेंटीमीटर, ये दे रखा है यहाँ पर 5.5 सेंटीमीटर। और बी आर बराबर 6 सेंटीमीटर और ये दे रखा है यहाँ पर 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जो स्पर्श रेखा होती है वो किसी बिंदु से अगर अपन किसी भी वृत्त के ऊपर दो स्पर्श रेखाएं डालते हैं एक बिंदु से तो वो दोनों स्पर्श रेखाएं हमेशा बराबर होती हैं। ठीक है, ये कंसेप्ट होता है इसके पीछे। तो यहाँ पर जो एक स्पर्श रेखा है इसका मान यहाँ पर दे रखा है और दूसरी स्पर्श रेखा का मान भी क्या होगा, सेम हो जाएगा। तो जो ए क्यू है ये किसके बराबर हो जाएगी, ये ए आर के बराबर हो जाएगी। तो इसका मान भी क्या हो जाएगा, इसका मान भी 4.5 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ए बिंदु से जो डाली गई स्पर्श रेखा है वो दोनों क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। इसी प्रकार सी बिंदु से जो वृत्त पर जो दो स्पर्श रेखाएं डाल रहे हैं ये भी बराबर हो जाएगी। अगर ये 5.5 है पी सी तो जो सी क्यू है ये भी क्या हो जाएगी, ये भी 5.5 हो जाएगी। ठीक है, और इसी प्रकार बी बिंदु से जो वृत्त है इस पर जो स्पर्श रेखा होती है ये भी बराबर हो जाएगी। अगर ये बी आर 6 सेंटीमीटर है तो जो बीपी है ये भी क्या हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार अपने पास जो त्रिभुज एबीसी है इनकी भुजाएं आ गए अपने पास। ठीक है, तो अब अपन इन सबको जोड़ लेते हैं। तो ये हो जाएगा कितना, 9 और ये हो गया 11 और ये हो गया 12। तो अपने पास जो टोटल एबीसी की लंबाई आ गई ये आ गई 32 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये क्या आ गई, ए बी सी का परिमाप आ गया। और ये अपने से पूछ रहा था कि जो एबीसी का परिमाप है वो क्या आ गया, ये आ गया 32 सेंटीमीटर। ठीक है, जो कि अपने पास ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। ठीक है, तो ये होगा कितना, 9 9 और 11 20 20 और 12 32। ठीक है, तो इसीलिए 32 सेंटीमीटर है। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 था इसका राइट आंसर हो गया अपने पास ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, और ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे और आपको एग्जाम में इसको वर्बली हल करना है। पहले आपको डायग्राम बनाना है और डायग्राम बनाने के बाद जो कैलकुलेशन है वो वर्बली हल करके आप सीधा क्वेश्चन पे टिक मार के आगे बढ़ना है। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। तो अपने पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये दे रखा है कि त्रिभुज एबीसी में एफ और ई क्रमशः भुजा ए बी और ए सी पर स्थित ऐसे बिंदु हैं कि एफ ई पैरेलल बी सी हैं तथा एफ ई त्रिभुज को दो बराबर क्षेत्रफल वाले दो भागों में विभाजित करती हैं। ठीक है, यदि ए डी लंब बी सी है तो ए डी एफ ई को जी पर काटती है। ठीक है, तो जी डी रेशो ए जी का जो रेशो है ये क्या हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली ये बोल रहा है कि एक त्रिभुज है एबीसी। ठीक है, तो अपने पास ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। ठीक है, और यहाँ पर बोल रहा है कि जो एफ और ई है ये ए बी और ए सी पर स्थित ऐसे बिंदु हैं, जो ए बी और ए सी पर स्थित ऐसे बिंदु हैं एफ और ई जो इन दोनों को बराबर क्षेत्रफल वाले दो भागों में बांट रहा है। ठीक है, तो
जो ए एफ ई इसका क्षेत्रफल और जो नीचे का क्षेत्रफल जो एरिया है इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बराबर दे रखा है यहाँ पर, ठीक है। और इसमें आगे बोल रहा है एडी लंब बीसी, तो जो ये एडी है ये हो गया ए और ये हो गया डी, तो जो एडी है ये क्या है, एक लंब है जो बीसी के ऊपर है, ठीक है। और आगे बोल रहा है कि एडी एफ ई को जी पर काटता है, तो जो एडी है जो एफ ई है इसको जी पर काट रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो जी डी रेशो ए जी क्या होगा, जो ये जी डी है जी डी और ए जी का रेशो अपने को ज्ञात करना है, ठीक है। तो अपन इसके अंदर क्या करेंगे, यहाँ पर दे रखा है कि जो क्षेत्रफल है ए एफ ई, तो यहाँ पर जो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए एफ ई है इसका रेशो और जो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इसका रेशो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्चुअली जो इनका रेशो का जो अंडर रूट है ये बराबर हो जाएगा इनकी जो ऊंचाई है, एक्चुअली जो ये त्रिभुज है ए एफ ई और ए बी सी ये क्या है, समरूप है। अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो इनके जो एरिया का रेशो है ये इनका अंडर रूट इनकी जो ऊंचाइयां हैं इनकी ऊंचाइयों के क्या हो जाएगा, अनुपात के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो जो त्रिभुज ए एफ ई है इनकी ऊंचाई क्या है, ये दे रखी है यहाँ पर ए जी, ठीक है। और ए बी सी की जो ऊंचाई है ये कितनी है, ये दे रखा है यहाँ पर ए डी, ठीक है। और तो इसी प्रकार यहाँ पे बोल रहा है कि ये दोनों जो क्षेत्रफल हैं ए एफ ई और जो बाकी का नीचे का हिस्सा उनका क्षेत्रफल क्या है, बराबर है। तो अगर इसका क्षेत्रफल 1 है इसका भी 1 है तो इसका क्षेत्रफल 1 हो गया, टोटल का कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है। तो जो ऊपर वाला का क्षेत्रफल कितना है, 1 है, और नीचे वाला का जो क्षेत्रफल है वो कितना हो जाएगा, 2, क्योंकि नीचे क्या है ए बी सी है ना पूरा टोटल वाला, तो उसका क्षेत्रफल हो गया 2। और ये किसके बराबर है, ये बराबर है ए जी अपॉन ए डी के, ठीक है। अब जो ये ए डी है इसको अपन क्या लिख सकते हैं, ए डी ये कौन सा, ये ए डी को इसको लिख सकते हैं अपन ए जी प्लस जी डी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन √2 बराबर ए जी अपॉन ए जी प्लस जी डी, ठीक है। ये लिख सकते हैं अपन किसको, ए डी को। तो अब अपन क्या करेंगे, जो ये समीकरण है इसको उलट देते हैं, ठीक है। तो जो √2 है ये आ जाएगा ऊपर और जो ये संख्या है ये भी ऊपर आ जाएगी, तो ये ए जी प्लस जी डी अपॉन और ये ए जी क्या है, नीचे आ जाएगा, तो ये हो गया ए जी। अब अपन इसको हल कर लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पर √2 और यहाँ पे क्या है ए जी से ए जी कट गया, तो जो ए जी है यहाँ पे कितना बचा, कटा नहीं, यहाँ पे इसका भाग दिया तो यहाँ पे आ गया 1 और इधर क्या बचा, यहाँ पे बचा जे डी अपॉन ए जी, ठीक है। अब इस 1 को अपन इधर ले जाएंगे तो ये तो हो जाएगा क्या, √2 माइनस 1 बराबर इधर हो गया जी डी अपॉन ए जी, ठीक है। तो जो रेशियो है अपने पास जी डी और ए जी का, ये रेशियो क्या आ गया, ये आ गया अपने पास, इसके अपॉन में क्या है 1 है, तो जो रेशियो आया ये आ गया √2 माइनस 1 अनुपात 1, ठीक है। ये वाला अपने पास क्या आ गया, रेशियो आ गया। और ये अपने से पूछ रहा था कि जो जी डी और ए जी का रेशियो है ये क्या हो गया, ये हो गया √2 माइनस 1 जो कि अपने पास ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, ठीक है। तो इसीलिए जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसका राइट आंसर हो गया अपने पास ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को अपन बेसिकली इस तरीके से हल करेंगे। आपको एग्जाम में इस प्रकार इतनी सारी स्टेप लिखने की कोई जरूरत नहीं होती, आपको सीधा पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो इनका एरिया का जो अंडर है ये बराबर हो जाएगी इनकी हाइट के अनुपात के, ठीक है। तो आप सीधा इनका मान रखेंगे, इनका मान रखने के बाद आपको ये पता होना चाहिए कि जो ए डी है ये सीधा आप क्या कर लेंगे, इनको अलग करके, इनको अलग करने के बाद यहाँ से एक मान इधर भेज के आप सीधा इसका अनुपात निकाल लेंगे, वो भी का वर्बली, ठीक है। या कुछ स्टेप आप लिख सकते हैं अगर आपकी थोड़ी स्पीड कम है, तो अगर आप थोड़ा सा लिख भी लेंगे तो आपकी कोई स्पीड इतनी ज़्यादा कम नहीं होगी, ठीक है। तो इसीलिए आप जब लास्ट में ये जो आंसर आएगा इसको टिक करके आप तुरंत आगे बढ़ जाना, आपको और ज़्यादा नहीं सोचना, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चनों को अपन तभी हल कर पाएंगे जब अपन इनकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चनों की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा और आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ऐसे क्वेश्चनों को आप वर्बली हल करने लगेंगे, ठीक है। तो आप जितना हो सके उतनी प्रैक्टिस करिए, जितना ज़्यादा क्वेश्चन हल कर सकें उतना ज़्यादा करिए, इससे जो आपकी स्पीड है वो इम्प्रूव होगी और जो क्वेश्चन करने का तरीका है वो डेवलप होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं। तो अपने पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये दे रखा है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। और ये बोल रहा है कि त्रिज्या 10 सेमी तथा केंद्र O वाले एक वृत्त में PQ तथा PR 2 जीवाएं हैं, ठीक है, जिनमें से प्रत्येक की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। PO
जीवा क्यूआर को बिंदु एस पर काटती है, ठीक है, तो ओएस की लंबाई क्या होगी, ये अपने से पूछ रहा है, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि त्रिज्या 10 सेमी तथा केंद्र ओ वाले एक वृत्त, तो यहां पर दे रखा है एक वृत्त दे रखा है, ठीक है, ये हो गया वृत्त। और यहाँ पर दो जीवाएं दे रखी है पी क्यू और पी आर, ठीक है। तो एक तो ये जीवा हो गई और एक ये जीवा हो गई, ये पी और ये क्यू और ये आर, पी क्यू और पी आर दो जीवा हो गई, ठीक है। और ये जीवा एक्चुअली इसको मिला लेते हैं। और आगे बोल रहा है कि ये जो पी ओ है, ये पी और इसका केंद्र हो गया ओ, जो ये पी ओ है ये क्यू आर को, जो क्यू और ये आर है इसको एस पर काट रहा है। तो मतलब यहाँ पर जो एस है इस पर काट रहा है, तो अपने पास ओ एस की लंबाई पूछ रहा है, यहाँ पर ओ से एस के बीच की दूरी, ठीक है। तो इसको अपन कैसे करेंगे, यहाँ पर दे रहा है जो दीवा है इनकी लंबाई दे रखी है यहाँ पर 12 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो त्रिज्या है ये कितनी दे रखी है, ये दे रखी है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हो गई 10 सेंटीमीटर। और अपन इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर ये कितना दे रखा है 10, और यहाँ से पी से लेकर ओ तक की दूरी भी क्या हो जाएगी, ये भी 10 हो जाएगी, क्योंकि ये भी त्रिज्या है। और ये कितनी हो जाएगी 12। तो अपन इसके अंदर सबसे पहले ये क्यू एस निकालेंगे, और वो कैसे निकालेंगे, वो निकालेंगे अपन इस जो त्रिभुज है पी क्यू ओ, इसका क्षेत्रफल, इसके क्षेत्रफल को अपन बराबर कर देंगे त्रिभुज के क्षेत्रफल के, ठीक है। तो जो इसका क्षेत्रफल वो क्या होगा, अगर अपने पास 3 भुजाएं दे रखा होता है तो अपन क्या लगाते हैं, हीरोन का सूत्र लगाते हैं। और अपन सीधा डायरेक्ट हीरोन का सूत्र लगाएंगे, तो हीरोन के सूत्र के लिए सबसे पहले अपन क्या निकालते हैं, अर्ध परिमाप, ठीक है। तो जो अर्ध परिमाप है वो क्या हो जाएगा 12, 10 और ये कितने हो गए 10, तो 32 हो गया, 32 का आधा क्या हो गया 16, ठीक है। तो अपन सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, 16 इंटू ये हो गया और एस माइनस 10, तो 16 में से 10 गया तो 6, फिर 6, फिर क्या 16 में 12 गया तो 4, ठीक है। और ये किसके अंदर होता है, ये अंदर होता है अंडर के, ठीक है। तो ये आ गया क्या अपने पास, ये एक तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया पी ओ क्यू का। और इसी प्रकार जो ये क्षेत्रफल आया इसको अपन बराबर कर देंगे 1/2 त्रिभुज के जो आधार हैं, इसमें अपन आधार मान लेते हैं, ये आधार क्या है ओपी है, तो ये कितना दे रखा है, ये भी 10 दे रखा है, ठीक है। और इसकी जो ऊंचाई है ये कितनी है, ये दे रखी है क्यू एस, तो ये भाई क्यू एस, ठीक है। जो त्रिभुज का ये क्षेत्रफल है इसको इस क्षेत्रफल के बराबर रख दिया, क्यों, क्योंकि ये फॉर्मूला वाला क्षेत्रफल है और ये हीरोन के सूत्र से निकाला हुआ क्षेत्रफल है। तो इससे अपन क्यू एस की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, दोनों क्षेत्रफल को बराबर करके। 16 को बाहर निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, और 2 6 में से एक 6 निकाल देंगे बाहर, 4 का बाहर निकाला तो ये कितना है 2, और इस 2 को भी इधर ले आएंगे, ठीक है। तो ये 2, तो ये कितना हो गया, और यहाँ पे बचा कितना 10 इंटू क्यू एस, 4 4 चूँकि 16, 16 6 96, तो यहाँ पे हो गया 96, ठीक है। और इधर क्या बचा 10 इंटू क्यू एस, ठीक है। 10 को भाग दे देंगे तो अपने पास जो क्यू एस है इसकी वैल्यू आ गई 9.6, ठीक है। तो ये कितना आ गया, ये आ गई 9.6। अब अपने पास क्यू एस की वैल्यू आ गई, अपने पास क्यू ओ की वैल्यू आ गई। तो इसी प्रकार, और ये क्या है, ये पूरा का पूरा 90 डिग्री है, ठीक है। तो अगर ये 90 डिग्री है तो ये क्यू ओ ये क्या हो गया, कर्ण हो गया, ये लंब हो गया। तो अपने पास जो ओ एस है इसकी वैल्यू निकालेंगे अपन, कैसे, हीरोन के सूत्र से। तो जो ओ एस है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 का स्क्वायर में से अपन 9.6 का स्क्वायर घटा देंगे, ठीक है, और इसके लगा देंगे अपन अंडर रूट। तो अपन इसको हल कर लेते हैं, एक बार इन दोनों को जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 19.6, और एक बार इन दोनों को घटा देंगे तो ये हो जाएगा 0.4, ठीक है। तो ऐसे ही तो हल करते हैं अपन, और ये अंडर रूट लग गया। अब अपन क्या करेंगे, जो इनकी पॉइंट है इनको हटा के 2 0 नीचे लगा देते हैं, ठीक है। तो अब ये पूरा का पूरा किसके अंदर आ गया, ये अंडर रूट के अंदर आ गया, इसके भी अंडर रूट, ठीक है। तो अब ये तो कितना हो गया 196 दे रखा है, ये किसका स्क्वायर है, ये 14 का स्क्वायर है, तो 14 बाहर निकाल लिया, ठीक है। 4 का बाहर क्या निकालेंगे, ये हो जाएगा 2 बाहर आ जाएगा, ठीक है, अंडर रूट के बाहर आ गया ना। और अपॉन में 100 का जो अंडर रूट है ये क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको हल कर लेते हैं, ये क्या हो जाएगा 14 दूनी 28, 28 में 10 का भाग दिया तो ये हो गया 2.8। ये क्या है अपने पास, ये है अपने पास ओ एस, ठीक है। ओ एस की वैल्यू आई है अपने पास, जो कि यही पूछ रहा था कि ओ एस की लंबाई क्या आ गई, ओ एस की लंबाई आई अपने पास 2.8, जो कि अपने पास ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, ठीक है। तो इसीलिए जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसका राइट आंसर क्या हो गया अपने पास, ये हो गया ऑप्शन नंबर ए।
तो इस क्वेश्चन को अपन बेसिकली इस तरीके से हल करने वाले हैं। तो एक्चुअली ये देखा जाए तो काफ़ी इजी तरीका है। इस तरीके से अपन इस क्वेश्चन को आसानी से हल कर पा रहे हैं। और आपको भी ऐसे क्वेश्चन को एग्जाम में इसी तरह हल करना है। आपको ऐसे क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले अगर आपको ऐसी ऊंचाई निकालना हो तो इन दो त्रिभुजों को क्षेत्रफल को बराबर कर दीजिएगा, उससे आपके पास ऊंचाई निकल के आ जाएगी। और फिर आप ऐसे जो इसमें से जो दूसरा वाला फॉर्मूला लगाएंगे आप, कौन सा, पाइथागोरस वाला, तो उस फॉर्मूले को आप इस तरीके से हल करिएगा, जिससे जो आपका ये क्वेश्चन है ये बिना कैलकुलेटिव तरीके से हल हो जाएगा, मतलब आसानी से हल हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप इस प्रकार हल करेंगे तो जो क्वेश्चन है ये काफ़ी आसानी से और जल्दी हल हो जाएगा। ठीक है, तो आप भी एग्जाम में इसी तरह इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करिएगा, और ये आप तब कर पाएंगे जब आप ऐसे क्वेश्चन की खुद से प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये दे रखा है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, और इसमें बोल रहा है कि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक है, जिसमें AB बराबर 16.5 सेंटीमीटर, BC बराबर 1 सेंटीमीटर, CD बराबर 11 सेंटीमीटर और AD बराबर 19.8 सेंटीमीटर है, तथा BD को AC के द्वारा O पर समद्विभाजित किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर x का मान क्या होगा ये अपने से पूछ रहा है। ठीक है, तो अपने पास एक चक्रीय चतुर्भुज दे रखा है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले बनाएंगे एक वृत्त। ठीक है, और इसके अंदर बना देंगे अपन, ये सर्किल बनाएंगे, सर्किल के अंदर बना देंगे अपन एक चतुर्भुज। ठीक है, और ये क्या है, ये B और ये C और ये D। ठीक है, और इसमें अपने पास मान दे रखा है AB बराबर ये हो जाएगा 16.5, ये दे रखा है यहाँ पर x, ये दे रखा है यहाँ पर 11 और ये दे रखा है यहाँ पर 19.8। ठीक है, और यहाँ पर जो क्या दे रखा है BD है, ये वाला BD ये AC को किस पर काट रहा है, ये O पर काट रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर x का मान ज्ञात करना है। तो जो चक्रीय चतुर्भुज होता है इसके अंदर अपन क्या करते हैं, ये जो दोनों भुजाएं हैं ऊपर की, इन दोनों भुजाओं का मल्टीपल इन दोनों भुजाओं के मल्टीपल के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दे रखा है 16.5 इंटू एक्स बराबर ये हो जाएगा 19.8 इंटू 11। ठीक है, ये दोनों भुजाओं का मल्टीपल इन दोनों भुजाओं के मल्टीपल के बराबर हो जाता है इसके अंदर, चक्रीय चतुर्भुज के अंदर। ठीक है, और अपन यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू के लिए अपन इसके अंदर 16.5 का भाग लगा देंगे, इसको इधर भेज देंगे। ठीक है, अब इसको अपन क्या करेंगे 11 से काट देंगे, 11 कम 11 और ये 11 कम 11 बचा कितना 5, 11 पंजे 55, तो अपने पास आया 1.5। ठीक है, तो 1.5 को अपन 19.8 में भाग देंगे, पॉइंट से पॉइंट हटा तो 15 कम 15 और ये कितनी बार 15 कम 15 बचा कितना 4, 15 × 45 बचा कितना 3, 15 दूना 30, तो अपने पास यहाँ से x की वैल्यू आ गई 13.2। ठीक है, और ये अपने से पूछ रहा था कि x का मान क्या होगा, ये होगा 13.2, जो कि अपने पास ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। ठीक है, तो इसीलिए जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसका राइट आंसर हो गया अपने पास ऑप्शन नंबर सी, 13.2 सेंटीमीटर। तो जो ये चक्रीय चतुर्भुज वाले क्वेश्चन होते हैं इसके अंदर अपन बेसिकली ये तरीका लगाते हैं, जब अपने पास दो भुजाएं दे दी होती हैं, इनमें से 3 भुजाएं का मान अपने को देता है और एक भुजाओं का मान अपने से पूछ लेता है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर अपन ऊपर की 2 भुजाओं का मल्टीपल, नीचे की 2 भुजाएं हैं उनके जो मल्टीपल हैं उनको बराबर करके उससे जो भुजा दे रखी है जिसको अपने ज्ञात करना है उसका मान अपन आसानी से निकाल लेते हैं। ठीक है, तो आप भी एग्जाम में इसी तरीके से ऐसे क्वेश्चन को हल करिएगा। ठीक है, तो ये काफ़ी आसान क्वेश्चन था, आप भी एग्जाम में इसी तरह करिए। तो नेक्स्ट चलते हैं। तो अपने पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये दे रखा है क्वेश्चन नंबर 5, और ये बोल रहा है कि त्रिज्या 10 सेमी और 8 सेमी के 2 वृत्त एक दूसरे को P तथा Q पर काटते हैं। ठीक है, यदि PQ बराबर 12 सेंटीमीटर है तथा वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है तो x का मान ज्ञात करें अपने को। ठीक है, तो अपने पास यहाँ पर बोल रहा है कि 2 वृत्त हैं। ठीक है, तो एक तो ये वृत्त हो गया और एक ये वृत्त हो गया। ठीक है, और ये P और Q पर काट रहे हैं एक दूसरे को। ठीक है, जो PQ है यहाँ पर दे रखा है, इनकी जो लंबाई है वो दे रखा है यहाँ पर कितनी 12 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, और आगे बोल रहा है
जो इनके केंद्रों के बीच की दूरी है वो यहाँ पर x दे रखा है, जिसका मान अपने को ज्ञात करना है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, और जो त्रिज्या है एक की तो यहाँ पर 10 सेंटीमीटर दे रखा है, ये हो गई एक तो हो गई 10 सेंटीमीटर और एक हो गई क्या 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अपन इसके अंदर क्या करेंगे, सबसे पहले अपन इसके अंदर करेंगे जो यहाँ पर दे रखा है 12 सेंटीमीटर, तो जो 12 सेंटीमीटर है जो इनके केंद्र के बीच की जो दूरी है ये इसको क्या करती है, डिवाइड कर देती है बराबर भागों में। तो ऊपर वाला भाग क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा और नीचे वाला भाग भी क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ये 6 आया और यहाँ पर कर्ण 10 दे रखा है, लंब कितना हो गया, ये हो गया 90 डिग्री पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, तो ये 6 ये 10 तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8, क्योंकि एक ट्रिपलेट बन रहा है। ठीक है, तो इसी प्रकार यहाँ पर लगा देंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 तो क्या है कर्ण है, 6 क्या हो जाएगा लंब, और अपने को आधार ज्ञात करना है। तो आधार क्या हो जाएगा 8 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर करेंगे और ये अंडरवुड, और आधार क्या आ गया अपने पास, आधार आ जाएगा अपने पास इसको किया 64 माइनस 36 किया तो ये आया 28 अंडरवुड के अंदर। ठीक है, और ये कितना, ये हुआ 2 रूट 7। ठीक है, तो अपने पास जो पूरा x है, आई मीन जो केंद्रों के बीच की दूरी है, ये क्या आ गई, ये आ गई अपने पास 8 प्लस 2 रूट 7। ठीक है, तो जो 2 रूट 7 है इसका मान क्या होता है, एक्चुअली इसका मान होता है 5.2, इसके लगभग आता है इसका मान। तो अपन इन दोनों को जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 13.2। ठीक है, और यहाँ पर जो मान है एक्चुअली 2 नहीं 3 होता है, 5.3 होता है लगभग, तो ये हो जाएगा 3। तो अपने पास इसको जोड़ने पर भी आएगा 13.3। ठीक है, तो जो कि अपने पास ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। तो इसीलिए जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 ये भी काफ़ी आसान है। इस क्वेश्चन को अपन बेसिकली इस तरीके से हल करते हैं। आपके पास भी अगर एग्जाम में इस तरीका का कोई क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले आप उसके अंदर ट्रिपलेट लगाइए। ट्रिपलेट से जो क्वेश्चन है ये काफ़ी आसानी से हल हो जाता है। जैसे आप ट्रिपलेट लगाएंगे तो जो आधार की इस तरफ वाली भुजाएं ये अपने पास आ गई 8 और इधर वाली भुजा अपन निकाल लेंगे। वो कैसे, इन दोनों का स्क्वायर का अंतर करके। ठीक है, ये क्या है कर्ण, कर्ण के स्क्वायर में से अपन लंब का स्क्वायर घटा देंगे तो आधार का स्क्वायर आ गया, स्क्वायर को अपन भुजा में बदलने के लिए अंडरवुड लगा देते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया अपने पास इनका डिफरेंस आया 28। 28 का जो इसको अपन 4 बार निकाल लिया, 4 इंटू 7 है ना, तो 4 का 2 बार निकाल लिया तो यहाँ पर बचा कितना 2 रूट 7 हो गया। इसका मान होता है अपने पास 5.3। तो अपन इन दोनों को जोड़ लिया और इसको जोड़ने के बाद अपने पास आ रहा है 13.3। ठीक है, जो कि अपने पास ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। तो जो क्वेश्चन नंबर 5 है इस क्वेश्चन को अपन बेसिकली इस तरीके से हल करते हैं जो कि काफ़ी आसानी से हल हो जाता है। आपको भी एग्जाम में इसी तरह हल करना है। इससे आप जो क्वेश्चन है ये काफ़ी कम टाइम में हल हो जाएगा। और ये कब होगा, जब आप ऐसे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे। और मैं आपके लिए इसी तरह अच्छे अच्छे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। अब जो CHSL का एग्ज़ाम लगेगा उसके मॉक टेस्ट में मैं आपके लिए लाऊंगा, तो आप चैनल पर बने रहिएगा। अगर आप खुद से जो ये मॉक टेस्ट हैं ये देना चाहते हैं तो इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहाँ क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको सारे वीडियो के PDF एक साथ मिल जाएगी। ठीक है, उन सब से आप खुद से टेस्ट देके और आप अपनी जो तैयारी है उसको देख सकते हैं कि आप कहाँ हैं और आप उनसे अपनी स्पीड को बूस्ट करिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। तो अपने पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, और ये बोल रहा है कि त्रिभुज ABC त्रिभुज DEF के समरूप हैं। ठीक है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 100 वर्ग सेंटीमीटर है तथा त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल 49 वर्ग सेंटीमीटर है। ठीक है, यदि त्रिभुज ABC की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज DEF की संगत ऊंचाई ज्ञात करें। ठीक है, तो आप जैसे ये क्वेश्चन पढ़ते हैं तो आपके दिमाग के अंदर ये चल रहा होना चाहिए कि ये क्वेश्चन एक्चुअली क्या क्या बोल रहा है, और उसकी जो इमेज है वो आपके दिमाग के अंदर बननी चाहिए कि इस क्वेश्चन को अपन इस तरीके से करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली ये बोल रहा है कि अपने पास 2 त्रिभुज हैं। ठीक है, तो माइंड के अंदर ऐसे 2 त्रिभुज चलने चाहिए। ये हो गया ABC। ठीक है, और एक हो गया अपने पास DEF। ठीक है, आपके माइंड के अंदर ये सब चलना चाहिए। और जैसे इसने ABC का क्षेत्रफल दे दिया तो आपके माइंड के अंदर आना चाहिए कि ये 100 होगा और ये 49 आएगा। ठीक है, क्योंकि DEF का क्षेत्रफल 49 है।
और यहाँ पर एबीसी की ऊंचाई कितनी दे रहेगी, ये हो गई एडी, ठीक है, और ये हो गई कितनी 5 सेंटीमीटर दे रखा है। तो अपने पास यहाँ पर एक्चुअली डी यहाँ दे रखा है, तो अपन इसको क्या मान लेंगे, पी मान लेंगे। तो इसकी ऊंचाई पूछ रहा है डी और ये हो गया क्यू, तो इसकी ऊंचाई अपने पास पूछ रहा है। तो इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी, जो इसका क्षेत्रफल है, इनके क्षेत्रफलों का जो अनुपात है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगी इनकी ऊंचाई के अनुपात के बराबर। कैसे, जो इनका क्षेत्रफल है, जैसे त्रिभुज ए बी सी, ठीक है, जो त्रिभुज एबीसी का एरिया है, आई मीन जो एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी है, एरिया ऑफ ट्रायंगल डीएफ है, इसका जो एरिया का जो अंडररूट है ये बराबर हो जाएगा अपने पास AP अपॉन डी क्यू का। कैसे, ये एक्चुअली फॉर्मूला कहता है इसका, ठीक है। तो जो कंसेप्ट है इसका यही कहता है कि जो इनका एरिया का जो अंडररूट है इनकी ऊंचाइयों के जो अनुपात है इसके बराबर हो जाता है जब ये दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दे रखा है जो एबीसी का क्षेत्रफल है वो कितना है, 100 दे रखा है, और जो डीएफ का क्षेत्रफल है वो कितना देगा, 49, और यहाँ पे क्या है, अंडररूट है, ठीक है। और एपी कितना है, ये दे रखा है यहाँ पर 5 सेंटीमीटर, और डी क्यू क्या है, ये अपन एक्स मान लेते हैं, ठीक है। और अपने पास अगर इसको हल करेंगे तो ये तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पर 10, और नीचे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7, और यहाँ पर 5 अपॉन एक्स। जैसे अपन इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 7 पंजे 35, 35 में 10 का भाग दिया तो अपने पास एक्स की वैल्यू हो जाएगी 3.5, ठीक है। तो ये अपने से पूछ रहा था कि जो डीएफ की संगत ऊंचाई ये क्या हो जाएगी, ये अपन ने क्या माना था, ये एक्स माना था, और ये कितनी है 3.5, जो कि अपने पास ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, ठीक है। तो इसीलिए जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसका राइट आंसर होगा अपने पास ऑप्शन नंबर डी। तो इस क्वेश्चन को अपन कितनी आसानी से हल कर रहे हैं, आपको ये सब एग्जाम में लिखने की कोई जरूरत नहीं होती है, आपको सीधा डायग्राम आपके माइंड के अंदर चल रहा होना चाहिए। जैसे आपके अंदर ये चलेगा तो आपको ये डायग्राम बनाने की भी कोई जरूरत नहीं होती, ये सब माइंड के अंदर ही चल रहा होता है। माइंड के अंदर आप इस क्वेश्चन को हल करिए और वहीं से आपका जो आंसर आसानी से आ जाएगा। और ये कब आएगा, जब ऐसे क्वेश्चनों की आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। तो जब आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो ऐसे क्वेश्चन को आप माइंड में ऑटोमेटिकली हल करने लगेंगे, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन का हल आपके माइंड के अंदर अपने आप होने लगेगा जब आप ऐसे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर अपने पास आ गया 3.5, जो कि ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। तो आप भी ऐसे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करिए, खाओ ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये दे रखा है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7, और इसमें बोल रहा है कि त्रिभुज एबीसी में एबी और एसी भुजाओं को क्रमशः पी और क्यू तक बढ़ाया जाता है, ठीक है। और कोण पीबीसी तथा कोण क्यूसीबी के द्विभाजक एक बिंदु आर पर मिलते हैं, ठीक है। यदि कोण आर बराबर 66 डिग्री है तो कोण ए का मान ज्ञात करें, ठीक है। तो बेसिकली ये बोल रहा है कि एक अपने पास एक त्रिभुज है एबीसी, ठीक है। ये हो गया अपने पास त्रिभुज एबीसी, ए ये हो गया बी, ये हो गया सी, ठीक है। और ये बोल रहा है कि जो AB और जो AC भुजा है इनको P और Q तक बढ़ाया, ठीक है। तो जो भुजा AB है इसको आगे बढ़ा रहा है, ये हो गया आगे P, और जो AC है इसको आगे बढ़ाया, ये हो गया Q हो गया, ठीक है। अब आगे बोल रहा है कोण PBC, कोण PBC जो ये वाला कोण है, और कोण QCB जो ये वाला कोण है, इसका द्विभाजक बिंदु R पर मिलते हैं। मतलब जो इनका समद्विभाजक है ये बिंदु R पर मिल रहा है, ठीक है। ये हो गया R, और जो R है यहाँ पर दे रखा है कितना 66 डिग्री, ठीक है। तो ये बोल रहा है बेसिकली क्वेश्चन, और अपने पास कोण A का मान पूछ रहा है कि ये कोण क्या हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर अपन क्या करते हैं, जब अपने पास कोई त्रिभुज दे रखा हो और उसके अंदर उसकी किसी भी भुजा को आगे बढ़ाकर उनका जो बाइसेक्टर है वो अगर किसी बिंदु पर मिलता है और वहां पर जो कोण बनता है वो कोण क्या होता है, वो कोण हो जाता है 90 माइनस जिसके सामने जो भुजा होती है उस भुजा का अपन आधा कर देते हैं, और ये किसके बराबर होता है, ये उस कोण के बराबर होता है जो उस एंगल बाइसेक्टर से बना होता है, ठीक है। तो ये कितना है, यहाँ पर दे रखा है 66 डिग्री, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, यहाँ से अपन ए की वैल्यू निकाल लेंगे। तो अपन a/2 को इधर भेजा, 66 को इधर भेजा,
तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 24 और ये क्या हो जाएगा a/2। ठीक है, अब 2 को 24 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 48। 48 किसकी वैल्यू आई, a की वैल्यू आई। और अपने से यही पूछ रहा था कि a का मान क्या हो जाएगा, तो a का मान आया अपने पास 48 डिग्री, जो कि अपने पास ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। ठीक है, तो इसीलिए जो कोण a है ये आ गया अपने पास 48 डिग्री। ठीक है, और अगर आपके पास ये पूछे क्वेश्चन कि जो कोण b और कोण c इसका जो एंगल बाइसेक्टर है ये त्रिभुज के अंदर अंदर एक दूसरे को मिल रहे हैं, मतलब अंदर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, और वो कोण बताएं, तो जो ये वाला कोण है ये वाला कोण क्या हो जाएगा, ये वाला कोण हो जाएगा अपने पास। इसके लिए अपन करते हैं जो बार यहाँ पे तो लगाते अपन माइनस, जब ये एक्सटर्नली द्विभाजित करें और एक दूसरे पर मिलते हैं, जब ये इंटरनली एक दूसरे पर मिलते हैं तो यहाँ पर अपन क्या करते हैं, प्लस लगाते हैं। ठीक है, प्लस लगा के 1/2 कर देते हैं, तो इसका मान क्या हो जाएगा, इसका मान ये बराबर हो जाएगा जब ये इंटरनली एक दूसरे को मिलते हैं। ठीक है, जब ये एक्सटर्नली एक दूसरे से मिलते हैं तो अपन यहाँ पर माइनस का निशान लगा देते हैं, और जब यहाँ पर इंटरनली एक दूसरे को काटते हैं तो अपन यहाँ पर प्लस का निशान लगाते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर अपने पास एक्सटर्नली दे रखा था, इसका मान यहाँ पर 66 डिग्री दे रखा था, इसीलिए अपन 9 - a/2 लगाया, इससे अपने पास a का मान आसानी से आ गया। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 7, जिसको अपन काफी आसानी से हल कर रहे हैं। आपको भी एग्जाम में इसी पैटर्न पर कहीं ना कहीं क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे क्वेश्चनों की थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। तो नेक्स्ट चलते हैं। तो अपने पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये दे रखा है क्वेश्चन नंबर 8, और इसमें बोल रहा है कि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें कोण A बराबर 67 डिग्री है और कोण B बराबर 92 डिग्री है। ठीक है, तो कोण C और कोण D के माप में अंतर क्या है ये अपने से पूछ रहा है। ठीक है, तो अपने पास एक चक्रीय चतुर्भुज दे रखा है कि एक चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक है, तो अपन इसके अंदर मान लेते हैं कि ये एक चक्रीय चतुर्भुज है। ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C और ये हो गया D। ठीक है, और इसमें बोल रहा है कि जो कोण A है ये हो गया 67 डिग्री और जो कोण B है ये दे रखा है 92 डिग्री। ठीक है, और अपने पास कोण C और कोण D का डिफरेंस दे रखा है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, जो चक्रीय चतुर्भुज होता है इसके अंदर जो कोण, जो सम्मुख कोण होते हैं इनका योग होता है हमेशा 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर जो कोण A प्लस कोण C है इनका योग होता है हमेशा 180 डिग्री, क्योंकि ये सम्मुख कोण है। यहाँ पर कोण A कितना दे रखा है, ये दे रखा है 67 डिग्री, और यहाँ पर अपन कोण C का मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो कोण C का मान क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 - 67 किया तो ये हो जाएगा 113 डिग्री। ठीक है, ये क्या है, कोण C। इसी प्रकार अपन कोण D निकालेंगे। कोण D क्या हो जाएगा, कोण B प्लस कोण D बराबर ये भी हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, तो अपने यहाँ पर कोण B कितना है, ये दे रखा है 92 प्लस कोण D बराबर 180 डिग्री, तो यहाँ से कोण D हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 - 92 किया तो कोण D क्या आया, ये आ गया अपने पास 88 डिग्री। ठीक है, और अपन पूछ क्या रहा है कोण C और D का डिफरेंस, तो कोण C माइनस कोण D का जो डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 113 - 88। ठीक है, और ये कितना आया, ये आया एक्चुअली 25 डिग्री। ठीक है, तो एक्चुअली एक तो अपन इस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे, और अपन सीधा डायरेक्टली जो कोण A और कोण B है इनका डिफरेंस ही अपने पास C और D का डिफरेंस आ जाएगा, तो अपन सीधा इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे। तो इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वही कोण C और कोण D का डिफरेंस के बराबर होगा। तो इन दोनों का डिफरेंस भी कितना आता है, ये आ रहा है 92 में 67 गया तो ये भी कितना आ रहा है 25 आ रहा है। ठीक है, और ये अपने से पूछ रहा था कि अपने पास यहाँ पर भी कितना आ रहा है, यहाँ पर भी 25 ही आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को अपन एग्जाम में सिंपली इनका डायरेक्ट डिफरेंस निकालकर आंसर पर टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, आपको ये सब करने की एग्जाम में कोई जरूरत नहीं है, और मैं आपके लिए वही तरीका बताता हूँ जो एग्जाम में आपको करना होता है। क्यों, क्योंकि आपको कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन करने होते हैं, क्योंकि CGL का एग्जाम ऐसा एग्जाम है जिसके अंदर आपके पास टाइम बहुत कम होता है और क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होते हैं। आपको इसीलिए ऐसे क्वेश्चनों को अपन कितनी आसानी से हल करें वो मैं आपको बताता हूँ। तो आप ऐसे ही तरीके जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह अच्छे अच्छे मॉक टेस्ट लाता रहूँगा, और आगे भी अपन जो CHSL का पेपर लगेगा
उसकी भी अपन मॉक टेस्ट लाएंगे। और अगर आप इसकी PDF पाना चाहते हैं वो भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अपन आगे बढ़ते हैं। तो अपने पास जो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है ये दे रखा है क्वेश्चन नंबर 9 और इसमें बोल रहा है कि जो जी त्रिभुज ABC का केंद्रक है, ठीक है, जिसमें AB BC CA क्रमशः 7, 24, 25 सेंटीमीटर है, तो BG का मान ज्ञात करें, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में एक जी है जो कि त्रिभुज ABC का केंद्र है, ठीक है। तो अपने पास जो भुजा दे रखी है इस भुजा से अपने को ये समझ आ जाना चाहिए कि ये एक समकोण त्रिभुज होगा। क्यों? क्योंकि एक ट्रिपलेट है और ट्रिपलेट किसके अंदर होता है? ये होता है समकोण त्रिभुज के अंदर, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपने पास एक समकोण त्रिभुज, ठीक है, जिसमें ABC, यहाँ पर AB दे रखा है 7 सेंटीमीटर, BC दे रखा है यहाँ पर 24 सेंटीमीटर और AC दे रखा है यहाँ पर 25 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ पर जो इसका केंद्र है ये हो गया क्या? G, ठीक है। और यहां से अपन डालते हैं एक लंब, ठीक है, जो ये हो जाएगा D, ठीक है। और ये क्या है? ये है G, इसका केंद्र। और अपने पास क्या पूछ रहा है? BG का मान, B और ये G इसका मान पूछ रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर अपन क्या करते हैं, जो अपन ने लंब डाला ये AC को बराबर भागों में बांट देता है और जो ये तीनों भुजाएं हैं कौन सी? BD, AD और CD, ये तीनों भुजाएं एक्चुअली बराबर हो जाती हैं जैसे ही अपन इसके ऊपर लंब डालते हैं, ठीक है। तो ये तीनों भुजाएं अगर बराबर हो गई और ये टोटल AC कितना है? 25 है, तो इसकी आधी क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी 12.5, ठीक है। तो यहाँ से जो BD है इसका मान क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 25/2 बराबर 12.5, ठीक है। तो अपने पास क्या आ गया? एक्चुअली अपने पास आ गया BD। और जो अपने पास BG और GD हैं इनका रेशियो होता है, ये किस रेशियो के अंदर होते हैं? ये होता है एक्चुअली 2:1 के रेशियो के अंदर होता है ये, ठीक है। तो अपने पास जो BG का मान पूछ रहा है तो BG का मान अपने पास क्या हो जाएगा? BG का मान हो जाएगा AD कितना है पूरा? ये है 12.5, ठीक है। तो 12.5 का अपन क्या करेंगे, पूछ रहा क्या है? 2 पूछ रहा है टोटल 3 में से, तो अपन इसको 2/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो अपने पास BG का मान निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो अपन इसको हल कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एक्चुअली 25/3 और 3 का भाग दिया 8, 1/3, ठीक है। 8 दिया 24 और 1 25, ठीक है। तो अपने पास ये फ्रैक्शन वैल्यू आ गई जो कि अपने पास ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को अपन बेसिकली इस तरीके से हल करने वाले हैं जो कि काफ़ी आसान है, आपको एग्जाम में इसी तरीके से करना है और मैं आपके लिए इसी तरह आसान तरीके बताता हूँ ताकि जो आप एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन को काफ़ी कम टाइम में हल कर पाएँ, ठीक है। तो एक्चुअली ऐसे क्वेश्चन को अपन इस तरीके से हल करेंगे और एक्चुअली इस तरीके से हल करने के लिए आपको ऐसे क्वेश्चनों की थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। और ये तभी कर पाएंगे जब आप ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा हल करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को मॉक टेस्ट देंगे, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। तो नेक्स्ट चलते हैं। तो अपने पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये दे रखा है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। और ये बोल रहा है कि त्रिभुज PQR के शीर्ष बिंदु एक वृत्त पर अवस्थित है, ठीक है, जिसका केंद्र O है। SR बिंदु R पर वृत्त की स्पर्श रेखा है, ठीक है। यदि QR ORS को द्विभाजित करता है तो RPQ का माप ज्ञात करें, ठीक है। तो अपन जैसे ये क्वेश्चन पढ़ते हैं तो आपके माइंड में भी ये बनना चाहिए कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है, ठीक है। तो एक्चुअली क्वेश्चन बोल रहा है कि एक वृत्त है, तो आपके माइंड में सबसे पहले एक वृत्त चलना चाहिए, ठीक है। और उसके अंदर बोल रहा है PQR कोई त्रिभुज है, तो इसके अंदर एक PQR त्रिभुज भी बनना चाहिए आपके माइंड के अंदर, ठीक है। और ये बोल रहा है ये हो गया P, ये हो गया Q और ये हो गया R, ठीक है। और ये बोल रहा है SR बिंदु R पर एक स्पर्श रेखा है और जो ये R है इस पर ये क्या हो गई? ये S हो गई, ये R हो गई, ये एक स्पर्श रेखा हो गई, ठीक है। ये सब आपके माइंड के अंदर चलना चाहिए, ठीक है। और अपन जानते हैं कि यहाँ पर जो केंद्र O है इसको अपन R से मिलाया और इसको अपन Q से मिलाया, ठीक है। तो यहाँ पर जो कोण है कौन सा? QR, ये भुजा QR है, ये कोण ORS को द्विभाजित कर रही है। कौन से कोण को?
ये इस वाले कोण को, ये हो गया ओ आर एस, इस कोण को ये भुजा क्या कर रही है, द्विभाजित कर रही है, ठीक है, मतलब बराबर भागों में बांट रही है। तो अगर अपने पास ये पूरा कोण क्या है, ओ आर एस, ये क्या है, ये एक्चुअली 90 डिग्री हो गया। क्यों? क्योंकि ये हो गई त्रिज्या और ये हो गई स्पर्श रेखा। तो त्रिज्या और स्पर्श रेखा से बना हुआ कोण क्या होता है, ये होता है 90 डिग्री, ठीक है। और इसी कोण को ये क्या है, दो भागों में बांट रहा है। तो इसीलिए अपने पास जो क्यू आर एस है, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो ये कोण है ओ आर एस, इसको ये भुजा दो भागों में बांट रही है। तो इसीलिए ये वाला कोण क्या होगा, ये वाला कोण हो गया 45 डिग्री। अगर ये कोण 45 डिग्री हो गया, ऊपर वाला कोण भी 45 हो गया, ठीक है। तो ये 45, तो ये भी क्या होगा, ये भी 45, और ये क्या होगा, ये होगा 90, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में अपन क्या करते हैं कि अगर अपने पास एक ही चाप द्वारा सेंटर पर बना कोण परिधि पर बने कोण का क्या होता है, दोगुना होता है, ठीक है। तो अगर ये दो गुना है तो जो परिधि पर कोण बन रहा है P, ये क्या हो जाएगा, ये इसका आधा हो जाएगा। अगर यहाँ पर 90 बन रहा है तो ये कितना बनेगा, ये बन जाएगा कितना, 45, ठीक है। तो एक्चुअली मैं इसको आपको दोबारा समझाता हूँ। यहाँ पर दे रखा है, ये क्या है, ये दे रखा है यहाँ पर एक वृत्त, और इसमें अपने पास एक दे रखा है, यहाँ पर एक सर्किल है और इसके अंदर एक ट्रायंगल दे रखा है P, Q और R। यहाँ पर एक स्पर्श रेखा है S, ठीक है। और ये क्या है, ये O है, और इसको अपन इससे मिला लेते हैं, ठीक है। और इसमें बोल रहा है कि जो O, R और S है ये 90 डिग्री है, ठीक है। और जो ये भुजा है इस 90 डिग्री को दो भागों में बांट रही है। तो इसलिए ये कोण तो क्या हो जाएगा 45, और ये कोण भी क्या हो जाएगा 45। जब ये कोण 45 है तो ये कोण भी 45 हो जाएगा। कैसे? क्योंकि इसी त्रिज्या पर बना हुआ कोण, जो एक ही त्रिज्या पर बना हुआ कोण, ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों त्रिज्याएं के जो मान है ये बराबर होता है, तो ये कोण और ये कोण हमेशा बराबर होते हैं। जब ये दोनों कोण 45-45 हो गए तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमेशा 90 डिग्री होता है। तो इसलिए 45-45 90 बचा कितना, 90, तो ये हो गया 90। तो अपने पास एक रूल कहता है, अगर किसी एक चाप से केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का हमेशा दुगुना होता है, ठीक है। तो अगर ये दो गुना है तो परिधि पर बना कोण इसका क्या होगा, आधा होगा। तो अगर ये 90 है तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 45, इसका आधा, ठीक है। एक्चुअली बेसिकली यही बोल रहा है क्वेश्चन। तो अपने पास मान भी इसी का ज्ञात करना, आर पी क्यू, आर पी क्यू। तो आर पी क्यू का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर 45 डिग्री, ठीक है। आर पी क्यू ये हो जाएगा अपने पास 45 डिग्री। और ये अपने से पूछ रहा था, जो कि अपने पास ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को अपन इस तरीके से हल करते हैं, और ये एक्चुअली ये मेथड है इस प्रकार के क्वेश्चन को करने का, और इस प्रकार के क्वेश्चन को आप इस तरीके से हल करिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं। तो अपने पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये दे रखा है क्वेश्चन नंबर 11, और ये बोल रहा है कि 3 संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 4, 5, 7 के अनुपात में है, ठीक है। 2 आंतरिक वृत्तों के बीच का क्षेत्रफल तथा 2 बाह्य वृत्तों के बीच के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें, ठीक है। तो बेसिकली अपने पास 3 संकेंद्रीय वृत्त हैं, तो अपन 3 वृत्त बना लेते हैं। एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, और एक हो गया ये, ठीक है। थोड़ी ड्राइंग मिसमैच है ना, पर चलता है, अपन क्या है मैथ वाले हैं, तो अपन मान लेते हैं कि ये वृत्त है, ठीक है। तो एक्चुअली ये बोल रहा है कि जो त्रिज्याएं हैं इनकी, ये हो गई 4, ये हो गई 5 सेंटीमीटर, और ये हो गई अपने पास कितनी 7 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसमें बोल रहा है 2 आंतरिक वृत्तों के बीच का क्षेत्रफल। तो मतलब जो ये वाला वृत्त है और जो ये वाला वृत्त है, इन दोनों के बीच का जो ये क्षेत्रफल है, इसका क्षेत्रफल, और जो बाह्य वृत्त है, ये वाला वृत्त और ये वाला वृत्त, इनके बीच का जो क्षेत्रफल है, इनका अनुपात अपने से पूछ रहा है, ठीक है। तो अपन सबसे पहले क्या करेंगे, जो आंतरिक वृत्त हैं इनका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो वो क्या हो जाएगा, हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो जो बड़ा कौन सा है 5, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, हो जाएगा 25 माइनस 16, ठीक है, अपॉन पाई। और जो बड़ा वाला सर्किल है बाहर का, बाह्य वृत्त का, ये कितनी 7 सेमी त्रिज्या है, तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 49 माइनस बीच वाला क्या है 5, 5 का कितना हो जाएगा स्क्वायर, ये हो जाएगा 25, ठीक है।
तो ये क्या आ गया अपने पास, इनका अनुपात आ गया। तो 25 में 16 गया तो ऊपर आ गया 9, पाई से पाई कट जाएगा। और 49 में से 25 गया तो ये आ गया अपने पास 24। ठीक है, इसको 3 से काट लेते हैं, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 8। ये क्या है अपने पास, ये आ गया अपने पास दो आंतरिक वृत्तों के बीच का क्षेत्रफल और दो बाह्य वृत्तों के बीच के क्षेत्रफल का अनुपात आ गया। ठीक है, जो कि अपने पास ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है 3:8। तो जो क्वेश्चन नंबर 11 है इसको अपन बेसिकली इस तरीके से हल करते हैं, जो कि काफ़ी आसानी से हल होता है। आपको भी एग्जाम में इसी तरह से क्वेश्चन को हल करना है। आपको कोई ज़्यादातर कोई बड़ी सारी स्टेप लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती। अपन ने जितना लिखा उतना भी आपको एग्जाम में नहीं लिखना होता, आपको ये सब वर्बली हल करना होता है मनी मन के अंदर। आप ये तब जब कर पाएंगे जब आप ऐसे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपको काफ़ी आसानी से और कम समय में हल हो जाते हैं। आप भी इसी तरह इन क्वेश्चनों को हल करिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। तो अपने पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये दे रखा है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12, और ये बोल रहा है कि एक त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 1 इकाई है। DE BC के समांतर एक सीधी रेखा है जो क्रमशः AB और AC पर स्थित बिंदु D तथा E को इस प्रकार जोड़ती हैं कि AD DB 1:6 है। तो त्रिभुज ADE और ABC के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें। ठीक है, तो बेसिकली इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक त्रिभुज है। ठीक है, एक त्रिभुज ABC है, AB और C, और इसमें बोल रहा है जो D ही है BC के समांतर एक सीधी रेखा है। ये हो गई D और ये E, ये दोनों क्या है समांतर है। ठीक है, और आगे बोल रहा है AB क्रमशः AC पर स्थित बिंदु D, AB मतलब AB पर स्थित बिंदु D तथा E को इस प्रकार जोड़ती हैं कि AD रेशो DB 1:6 दे रखा है। तो ये तो दे रखा है क्या 1, और ये दे रखा है यहाँ पर 6। ठीक है, तो जो त्रिभुज ADE और त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो जाएगा, तो इनके जो क्षेत्रफल का अनुपात है वो हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। ठीक है, और इसका भी क्या अंडर रूट, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 1, और जो AB है ये ABC की भुजा क्या है AB है, और जो AD की भुजा क्या है AD है। तो AD की भुजा तो 1 हो गई, और ये क्या हो गई, इसकी भुजा क्या हो गई, ये हो गई 7 हो गई। ठीक है, तो ये हो गई। अब अपन क्या करेंगे, जो इनके क्षेत्रफल का अनुपात के लिए अपन क्या करेंगे, इसका भी अपन स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर करने से जो अंडर रूट है ये घट जाएगा। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बराबर 1/49। ठीक है, ये आ गया अपने पास, और ये अपने से पूछ रहा था कि इनका अनुपात क्या हो जाएगा, तो यह है 1:49, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। ठीक है, तो इसीलिए जो क्वेश्चन नंबर 12 है इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने पास ऑप्शन नंबर बी। आपको इस क्वेश्चन को एक्चुअली आपको एग्जाम में ये नहीं लिखना होता, आपको सीधा डायग्राम बनाना है और डायग्राम से ही आपको सीधा हल कर लेना है कि अगर इसका क्षेत्रफल अगर 1 दे रखा है यहाँ पर इसकी भुजा, और इसकी जो भुजा का अनुपात है वो क्या दे रखा है टोटल, ये दे रखा है 7। ठीक है, तो इनका जो रेशो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, इनके स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा। तो इनके स्क्वायर के बराबर इनके क्षेत्रफल का रेशो हो जाएगा। ठीक है, और ये अपने से पूछ रहा था, तो ऐसे क्वेश्चन को अपन इस तरीके से हल कर लेंगे, जो कि काफ़ी आसानी से, और पेन उठाने की जरूरत भी नहीं होती है ऐसे क्वेश्चनों के अंदर। ठीक है, तो आपको भी ऐसे क्वेश्चनों को वर्बली हल करना है, और आप ऐसा तब कर पाएंगे जब आप इन क्वेश्चनों की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा, जिससे आपकी जो क्वेश्चन करने की स्पीड है वो इम्प्रूव होगी, और जो क्वेश्चन करने का तरीका है वो डेवलप हो जाएगा, ताकि आप किसी क्वेश्चन को किस तरीके से हल करें ये आपके समझ आने लग जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। तो नेक्स्ट चलते हैं। तो अपने पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 13, और ये बोल रहा है कि दिए गए त्रिभुज में D और E क्रमशः AF और AG के मध्य बिंदु हैं। ठीक है, ये चित्र दे रखा है, इसमें जो D और E है AF और AG के मध्य बिंदु है। ठीक है,
और एफ और जी क्रमशः ए बी और ए सी के मध्य बिंदु है। जो एफ और जी है ये ए बी और ए सी के मध्य बिंदु है, ठीक है। यदि डी बराबर 2.4 सेंटीमीटर है तो बी सी का मान क्या होगा? जो डी ई है इसका मान अपने पास क्या दे रखा है? ये मान दे रखा है 2.4 सेंटीमीटर, और अपने पास ये बी सी है इसका मान पूछ रहा है कि ये क्या होगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर अपन क्या करते हैं, जो डी ई है ये क्या है? इन दोनों के बीच की भुजा है, और जो बीच की भुजा है तो इसका रेशियो और इसका रेशियो क्या हो जाएगा? इसका और इसका रेशियो क्या है? ये 1:2 हो जाएगा, ठीक है। और जबकि जो ये एफ जी और जो बी सी है ये इन दोनों के बीच की भुजा है, तो इसका और इसका रेशियो क्या हो जाएगा? 1:2 हो जाएगा, ठीक है। तो जब 1:2 इसका और इसका है और इसका और इसका 1:2 है, तो जो डी ई और जो बी सी है इसका और इसका रेशियो क्या हो जाएगा? 1:2 इंटू 1:2 मतलब 1:4 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर इसका मान क्या दे रखा है? एक की वैल्यू यहाँ पर 2.4 दे रखा है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इसको अपन 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इसीलिए अपने पास ये दे रखा है क्या? जैसे ये डी ई बराबर 2.4 दे रखा है, ठीक है। और जो डी ई रेशियो एफ जी इनका रेशियो क्या होता है? ये दे रखा है 1:2। क्यों? क्योंकि ये इसकी मध्य भुजा है। अगर ये मध्य भुजा है तो इनका रेशियो क्या हो जाएगा? 1:2 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार अपने पास जो एफ जी और यहाँ पर क्या दे रखा है? बी सी, इनका रेशियो क्या है? 1:2 है, ठीक है। तो इनसे क्या हो जाएगा? जो डी ई और जो बी सी का जो रेशियो है ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अपने पास डी ई रेशियो बी सी, ये हो जाएगा 1:4 हो जाएगा, ठीक है। अपने पास इसकी वैल्यू क्या दे रखी है? ये दे रखी है अपने पास 2.4, तो अपने पास 4 की वैल्यू क्या आ जाएगी? ये हो जाएगी 2.4 इंटू 4 किया तो हो जाएगी 9.6, ठीक है, जो कि अपने पास ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 13, और आपको ऐसे क्वेश्चनों को वर्बली हल करना है। जब आपको पता है कि इसका 4 गुना है तो आपको सीधे इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लेना है, आपको ये सब एग्जाम में लिखने की कोई जरूरत नहीं होती, ठीक है। मैं आपको समझाने के लिए ये बताया, इसीलिए मैं आपके लिए ये सारे स्टेप लिखा, ठीक है। पर आपको एग्जाम में ये सब नहीं लिखना, आपको सीधा वर्बली हल करना है, इसको सीधे 4 से मल्टीप्लाई करके क्वेश्चन पे टिक मारना है और आगे बढ़ना है, ठीक है। तो आपको ऐसे क्वेश्चन को इस तरीके से हल करना है। तो नेक्स्ट चलते हैं। तो अपने पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये दे रखा है क्वेश्चन नंबर 14, और इसमें बोल रहा है कि त्रिज्या 5 सेमी और त्रिज्या 3 सेमी वाले 2 वृत्त हैं, ठीक है। उनके केंद्र के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है और अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करें, यह अपने से पूछ रहा है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, अपने पास 2 वृत्त दे रखा है, ठीक है। एक तो हो गया ये थोड़ा ज़्यादा ही गलत हो गया, एक तो ये वृत्त हो गया और एक हो गया अपने पास ये वृत्त हो गया, ठीक है। और इसकी जो त्रिज्या है वो क्या है? 5 सेंटीमीटर, और जो इसकी त्रिज्या है वो है 3 सेंटीमीटर, और इनके जो बीच की दूरी है वो कितनी है? ये दे रखा है यहाँ पर 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये बोल रहा है अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, तो जो अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा होती है ये क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी अपने पास एक्चुअली ये वाली हो जाएगी, ठीक है। ये स्पर्श रेखा हो जाएगी जिनको अपन P और Q मान लेते हैं, ये इसको टच कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पर PQ की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो जो PQ की वैल्यू हो जाएगी अपने पास क्या रहेगा? इन दोनों के बीच की दूरी क्या है? 10, तो 10 का स्क्वायर माइनस जो त्रिज्या है इन दोनों का योग, इन दोनों का योग कितना हो जाता है? ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर और इसके लग जाएगा अंडर, मतलब इसका फॉर्मूला होता है PQ बराबर डी स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर, तो इसके अंडर, ये फॉर्मूला होता है इसका, ठीक है। इस फॉर्मूले के अंदर अपन सीधा मान रख देते हैं जिससे अपने पास इसका मान निकल के आ जाता है। तो 100 माइनस 64 बराबर 36, ठीक है। और अपने पास क्या है? ये आ गया इसका मान, ये आ गया 6 सेंटीमीटर आया, ये क्या है? पीक। और ये अपने से पूछ रहा था कि जो अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं इसकी लंबाई क्या हो जाएगी, तो इसकी लंबाई आई अपने पास 6 सेंटीमीटर, जो कि अपने पास ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 14,
जिसको अपन कितनी आसानी से हल कर रहे हैं। इस इक्वेशन को अपन सीधा फॉर्मूला बेस्ड होता है इस इक्वेशन, और फॉर्मूले के अंदर अपन सीधा मान रख देते हैं और अपना आंसर आ जाता है। ठीक है, तो ऐसे फॉर्मूले अपने को हमेशा याद रहना चाहिए ताकि ऐसे क्वेश्चनों को अपन सीधा फॉर्मूले में मान रख के आसानी से हल कर सकें। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 14। तो नेक्स्ट चलते हैं। तो अपने पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, और ये बोल रहा है कि 5 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त में केंद्र से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर एक जीवा है। ठीक है, इस जीवा की लंबाई कितनी है ये अपने से पूछ रहा है। ठीक है, तो अपने पास एक वृत्त है। ठीक है, और ये इसका हो गया केंद्र, और ये बोल रहा है कि एक जीवा है, मान लेते हैं ये जीवा है जो इसके केंद्र से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ठीक है, और इसकी त्रिज्या यहाँ पर दे रखा है 5 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये इसको लंब पर काट रही है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये 3 दे रखा है, ये 5 दे रखा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4। क्यों, क्योंकि एक ट्रिपलेट है 3 4 5 का। ठीक है, तो अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी 4 है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी भी क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ये एक प्रमेय है कि अगर जब कोई जीवा को कोई केंद्र से कोई रेखा गुजरती है तो वो रेखा जीवा को 2 बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, तो अगर अपने पास इसका मान 4 आया तो इसका मान भी अपने पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4। तो अपने पास जो टोटल जीवा है इसका मान अपने पास क्या हो गया, तो ए बी बराबर हो गया अपने पास 8। ठीक है, तो जो कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में कई बार पूछ लिए जाते हैं जो कि काफ़ी आसान होते हैं और ये सीधे प्रमेय बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में होना चाहिए। और ऐसे क्वेश्चन कई मल्टीपल्स एग्जाम के अंदर पूछ लिए जाते हैं जो कि काफ़ी आसान और मॉरली हल हो जाते हैं, वर्बली हल हो जाते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन के अंदर आपको पेन उठाने की कोई जरूरत नहीं होती। ऐसे क्वेश्चनों के अंदर आप सीधा ट्रिपलेट लगाइए और ट्रिपलेट से अपन ऐसे क्वेश्चनों को आसानी से हल कर पाते हैं और सीधा आपको आंसर पर टिक मार कर आगे बढ़ना होता है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 15। तो नेक्स्ट चलते हैं। तो अपने पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्चुअली इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अपन ऐसा क्वेश्चन पहले कर चुके, इसीलिए आपको इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आपको ज़्यादा अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह अच्छे अच्छे मॉक टेस्ट लाता रहूँगा। आगे भी अपन CHSL का एग्ज़ाम है उसके भी मॉक टेस्ट लाएंगे, तो आप इस चैनल पर बने रहिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो में। सो गाइज, थैंक यू।